एवरीवन, ये लास्ट वीडियो हम लोगों की जो थी वो चार्टर एक्ट 1813 से रिलेटेड थी। तो ये नेक्स्ट वीडियो है चार्टर एक्ट 1833 से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो वही 6 पॉइंट के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। आप ये एग्जामिनेशन में भी ये 6 पॉइंट लिख करके आएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेनेशन देना, आंसर राइटिंग करने में टीचर को समझ में आता है, वो समझ जाता है कि स्टूडेंट को नॉलेज है कि इसमें इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना है, तो वो फर्दर दे सकता है। तो इसी तरीके से आप लिखिएगा और इसी तरीके से मैं शॉर्ट और क्रक्स ऑफ द स्टोरी में आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए, पहला पॉइंट है मोनोपोली ऑफ ट्रेड। तो आपने देखा था कि चार्टर एक्ट 1813 में जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को लिमिटेड कर दिया गया था कि भाई आपको जो पहले जो उनको मोनोपोली मिली हुई थी कि इंडिया और ईस्टर्न कंट्रीज में वो अपनी ट्रेड कर सकते हैं और कोई और नहीं कर सकता, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको मोनोपोली दी थी, वो उनसे चार्टर एक्ट 1813 में वापस ले ली गई थी और उनको सिर्फ ये राइट दिया गया था कि आप टी ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेड विद चाइना में उनकी मोनोपोली थी। बट चार्टर एक्ट 1833 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कमर्शियल एक्टिविटीज में जो उनको मोनोपोली थोड़ी बहुत भी दे के रखी थी टी ट्रेड या ट्रेड विद चाइना में, वो भी उनकी कंप्लीटली खत्म कर दी, क्लोज कर दी। ठीक है, तो ये था चेंजेस। उसके बाद कंट्रोल ऑफ कंपनी। तो पहले आपने चार्टर एक्ट में देखा होगा कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज अलग थी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज अलग थी। कॉमर्शियल एक्टिविटीज को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि 24th नंबर में उसमें वो हैंडल कर रहे थे, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो थी वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि 6 नंबर में थे वो हैंडल कर रहे थे। बट इसमें क्या चेंजेस कर दिया गया कंट्रोल ऑफ कंपनी में? कंट्रोल ऑफ कंपनी में ये चेंज कर दिया गया कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज और कॉमर्शियल एक्टिविटीज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, क्योंकि भाई अब इनकी मोनोपोली बची नहीं तो आप क्या करेंगे। तो कॉमर्शियल एक्टिविटीज को खत्म कर दिया गया, उसको पॉलिटिकल ही एक्टिविटीज अब है एक, और उसको दोनों मिलकर के हैंडल करेंगे। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की चीज़ों को देखेगी और वो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो तो देखेगा ही। तो मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो 24 है नंबर में वो देखेंगे साथ मिल करके बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो 6 है नंबर्स में। ठीक है, तो आगे पढ़ लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई है जो ब्रिटिश इंडिया के पोजीशंस को देखेगी। ये मैंने आपको कंट्रोल ऑफ कंपनी में बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो आपको ये पता था कि अभी तक चला आया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए थे, उनको असिस्ट कर रहे थे मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी उनको असिस्ट कर रहे थे। बट अब क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया है। ठीक है, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे? विलियम बेंटिक बने थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो गवर्नर जनरल को अब पूरे एंटायर पोजीशन जो भी ब्रिटिश ने इंडिया में जो भी अपने एरिया एक्वायर की थी, जो ब्रिटिश के इंडिया के पोजीशंस थे, अब उसको एंटायरली डील कौन करेगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, विलियम बेंटिक उसे हैंडल करेंगे और ये मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को टोटली ख़त्म कर दिया गया था। अब ये चीज़ें इंडिया के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैंडल करेंगे और वो रिपोर्ट करेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को और फिर लॉ पास होगी। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई आप लोग को। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब लॉर्ड विलियम बेंटिक बने तो आपने देखा था कि भाई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी जैसे थे तब उनके पास 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। तो इसमें क्या चेंजेस हुआ था? इसमें ये हुआ था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब बने तो उसमें 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ एक और मेंबर ऐड अप हो गया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले भी 4 था, फिर 3 कर दिया गया, फिर 4, ये क्या बात हुई? तो इस बार जो 4 किया गया है वो एक लॉ मेंबर है। जैसे आप रूल्स बना रहे हैं, लॉ बना रहे, एक पढ़े लिखे इंसान की रिक्वायरमेंट है जो लॉ अच्छे से जानता हो, इसलिए एक लॉ मेंबर ऐड कर दिया गया था। वो कभी कदार लेजिस्लेटिव पावर्स जैसे कि वोट देना ये सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करते थे, बट मेनली लॉ मेकिंग में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की हेल्प आउट करते थे। ठीक है,
नेक्स्ट है सेंट्रल लेजिस्लेशन। सेंट्रल लेजिस्लेशन मैंने आपको बता ही दिया है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब सारा एक्सक्लूसिव पावर जो ब्रिटिश पोजीशन है इंडिया, ब्रिटिश की इंडिया में जो पोजीशन है उसको हैंडल करने को दे दिया गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को टोटली खत्म कर दिया गया था। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन वाला पॉइंट जो है वो अब नहीं एडअप होगा, ये खत्म हो चुका है। लास्ट पॉइंट है, बट एक और पॉइंट ऐड किया है जो कि अदर पॉइंट है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। बट पहले रेवेन्यू पढ़ लेते हैं। तो रेवेन्यू से रिलेटेड देखिए, रेवेन्यू में क्या था, पहले ये लास्ट वीडियो में, उससे भी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि क्या कमर्शियल एक्टिविटीज और ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया प्लस सॉल्ट टैक्स अलग किया गया था। बट अब जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई कमर्शियल एक्टिविटीज बची ही नहीं, तो कमर्शियल एक्टिविटीज से रेवेन्यू कैसे आएंगे, तो उसे हटा दिया गया। अब ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया प्लस सॉल्ट टैक्स, यही एक है, इससे रेवेन्यू जनरेट होगा। समझ में आया आपको? अदर पॉइंट बताने से पहले मैं आपको बताऊं, चार्टर एक्ट 1833 को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। तो अभी मेरे बोर्ड पे स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा सा रफ करके राइट डाउन करके या तो इसी वीडियो में एड अप कर दूंगी या तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी अदर पॉइंट से रिलेटेड कि सेंट हेलेना एक्ट, चार्टर एक्ट 1833 को क्यों कहा जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल को शेयर करना, लोगों से सब्सक्राइब करना और थोड़ी सी हेल्प करना मेरी, ताकि आप लोग पढ़ोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी वीडियो कोई देख रहा है, पसंद कर रहा है। मैं इतनी मेहनत करके नोट्स बना रही हूँ तो लोगों को समझ में आ रहा है। तो ठीक है, मैं या तो अदर पॉइंट्स इसी में ऐड कर दूंगी या तो फिर नेक्स्ट वीडियो में सेंट हेलेना एक्ट में आपको समझा दूंगी। बट चार्टर एक्ट 1833 को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। तो आप जब पेपर में राइट डाउन कर रहे हो तो अगर क्वेश्चन ऐसे बन करके आ जाए व्हाट इज सेंट हेलेना एक्ट, तो आप परेशान मत होना, वो चार्टर एक्ट ही है, बट फर्दर थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।